दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? तो उत्तर है रेखीय प्रतिरूप। दोस्तों गंगा यमुना के मैदानी भाग में रेखीय के साथ ही अरीय, नाभिक, आयताकार और वर्गाकार प्रतिरूप भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है फिंच एवं ट्रिवार्था। दोस्तों फिंच एवं ट्रिवार्था ने कहा है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप जान लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में द्वितीय स्थान रखता है और चीन प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? तो उत्तर है कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 पर लाना। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक शर्त है क्या? तो ये है 5000 या अधिक जनसंख्या। दोस्तों जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हों, ये सभी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी 3 शर्तें पूरी करते हैं। और ये शर्तें हैं: न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, आस्था नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। कब? तो ये 11 मई सन 2000 को। दोस्तों आप जान लीजिए 11 मई सन 2000 को आस्था अरोड़ा नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। और आस्था नामक शिशु का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा और गोवा में से जो जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है, तो ये है गोवा। दोस्तों गोवा जो है ये जनांकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है। अगला प्रश्न है भारत में अपने स्थानिक प्रतिरूप में उच्चतम प्रादेशिक भिन्नताओं को दर्शाता है, तो ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों आप जान लीजिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत में अपने स्थानिक प्रतिरूप में उच्चतम प्रादेशिक भिन्नताएं दर्शाता है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? तो ये 1.21 अरब हो गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है 2001 में जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो आप जान लीजिए ये 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है ये भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिस राज्य में जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में से जिसने राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया, तो ये गुजरात 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत के जनसंख्या घनत्व से ये कम है, यानी राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में से जिस राज्य का जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है, तो ये पश्चिम बंगाल 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है। आप जान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में पहले स्थान पर बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सर्वाधिक था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर राज्यों में क्रमशः किसमें अंकित किया गया है, तो ये बिहार और नागालैंड में। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या था, तो 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश हो गया है, जबकि 2011 के अनुसार भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पुराने जनसंख्या के आंकड़े इसमें प्रश्नों में कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि पिछले वर्षों के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल में घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो ये पश्चिम बंगाल था। 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, तो बिहार पहले स्थान पर जनसंख्या घनत्व में, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप में से किस भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है, तो उत्तर है दमन और दीव में, ये 2191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का यौन अनुपात या लिंग अनुपात सर्वाधिक असंतुलित रहा, तो ये 1991 में ये मात्र 927 था। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना है, तो आप जान लीजिए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात 943 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात मात्र 933 था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2001 पूछा गया है, तो आप जान लीजिए जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात में स्त्रियां जो हैं वो कितनी थीं, तो 933 थीं। आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 था और 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो 943 हो गया है, यानी 2001 से 2011 में लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के तमिलनाडु, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में किसमें उच्चतम लिंगानुपात है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो आप जान लीजिए दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, इन विकल्पों में तमिलनाडु में लिंगानुपात सर्वाधिक है। और आप बहुत ही महत्वपूर्ण है केरल, देखिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल लिंगानुपात ऐसे अगर जो देखा जाए तो लिंगानुपात तमिलनाडु में सर्वाधिक है, तमिलनाडु, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में से। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में केरल में, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर छत्तीसगढ़ और चौथे पर उत्तर प्रदेश है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, लिंगानुपात के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? तो ये है केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। याद कीजिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात केरल में सर्वाधिक 1084, पुडुचेरी में 1037, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 933, मणिपुर में 985 और छत्तीसगढ़ में 991 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा दमन द्वीप केंद्र शासित क्षेत्रों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत था? तो उत्तर है लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत रहा है। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 94.8% रहा है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की दृष्टि से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो ये हरियाणा में मात्र 861 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी देश में हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात मात्र 879 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले और उनके लिंगानुपात का सुमेलन, तो डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, धौलपुर 846 और जैसलमेर का 852 ये लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता होती है किस प्रवास में? तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष को जनांकिकी विभाजक मानते हैं? तो ये वर्ष 1921 को, और इसका कारण ये है कि 1911 से 1921 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नकारात्मक हुई थी, और इस वर्ष के पश्चात कभी भी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक नहीं रही थी। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर कब रही थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर 1911 से 2021 के मध्य रही थी। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो 1921 में। और यहाँ पर एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है कि भारत में 1971, 1981, 1991 और 2001 जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था? तो 1971 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.7% है। अगला प्रश्न है, भारत में 1981, 1991, 2001 और 2011 जनगणना वर्षों में किसमें जनसंख्या का प्रतिशतांश परिवर्तन उच्चतम था? तो ये 1981 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और पंजाब में से किस राज्य में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक थी? तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की। अगला प्रश्न है, 2001 के अनुसार 1991 से 2001 में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नागालैंड में 2001 के जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में दोस्तों जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई है। अगला प्रश्न है कि देखिए, जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के घटते क्रम के राज्यों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, 2001 से 2011 की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25.4% और जम्मू कश्मीर में 23.6% थी। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश के 2011 में
जनगणना के अनुसार कानपुर नगर, इलाहाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ में स्त्री पुरुष साक्षरता अंतराल वाला जनपद कौन सा है? तो ये है कानपुर नगर। दोस्तों, कानपुर नगर में पुरुष साक्षरता 83.6% और स्त्री साक्षरता 75.1% है। तो उपर्युक्त में से आप जान लीजिए कि कानपुर नगर में जो है स्त्री और पुरुष साक्षरता का सबसे कम अंतराल है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता और कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल था? तो ये था 21.6%। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में किसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में। और आप जान लीजिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो विकल्प दिए गए हैं यूपी, एमपी, गुजरात और तमिलनाडु, इसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों का साक्षरता दर कितना रहा है? तो लक्षद्वीप का 91.8%, दमनदीप का 87.1%, पुडुचेरी का 85.8% और चंडीगढ़ का 86%। अगला प्रश्न है भारत के लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की है? तो ये लक्षद्वीप ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी आपके लिए साक्षरता दर से संबंधित। और आप जान लीजिए कि लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर प्राप्त या रिकॉर्ड हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम, केरल, नागालैंड और मेघालय में से किसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर था? तो ये मेघालय में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इन विकल्पों में आप देखिए जम्मू कश्मीर में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो झारखंड में 66%, अरुणाचल प्रदेश में 65%, राजस्थान में 66% और जम्मू कश्मीर में 67.2% साक्षरता दर रही है। अगला प्रश्न है 2013 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार मेघालय, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में किसकी कुल प्रजनन दर भारत में सबसे अधिक थी? तो ये बिहार की। और देखिए पंजाब, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में से किस राज्य में आयु प्रत्याशा सूचकांक या जीवन प्रत्याशा सूचकांक सर्वाधिक है? तो ये केरल राज्य में दोस्तों जीवन प्रत्याशा सूचकांक सर्वाधिक है। और ये जीवन प्रत्याशा या कुल आयु प्रत्याशा केरल में जो है 74.9 वर्ष है, पंजाब में 71.6 वर्ष, गुजरात में 68.7 और महाराष्ट्र में 71.6 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये गोवा में। और भारत के केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से किस राज्य में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो पंजाब में अनुसूचित जनजाति की कोई जनसंख्या नहीं है। और आप जान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो ये मिजोरम में जो है ये 94.4% है। आप जान लीजिए मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है इन विकल्पों में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार संघ शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में 94.8% अनुसूचित जनजातियों की उच्चतम प्रतिशतता पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का भाग सर्वाधिक है? तो ये पंजाब में 31.9%। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है? तो लक्षद्वीप में। दोस्तों, भारत के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अनुसूचित जाति संख्या नहीं है। लेकिन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अभिलेखानुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की लगभग जनसंख्या कितनी है? तो ये लगभग 80 लाख है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की लगभग संख्या कितनी है? तो ये 10.4 करोड़ लगभग है। और आप जान लीजिए अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1,42,81,034। 10,42,81,034। तो कुल मिलाकर ये 10.4 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता ने भारतवर्ष में नगरीय भूगोल का किस भूगोलवेत्ता को भारतवर्ष में नगरीय भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है? तो डॉक्टर आर.एल. सिंह को। डॉक्टर आर.एल. सिंह को भारतवर्ष में नगरीय भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कुल कितने वर्ग हैं? तो 6 वर्ग हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। इसका 62.2% ये नगरीकृत है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीकृत दिल्ली है 97.5%। तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। यहाँ की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 62.2 है। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली सर्वाधिक नगरीकृत 97.5% है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में ग्राम्य जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में 90% आबादी ग्रामीण जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो 27.8% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली और केरल राज्यों में नगरीय जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि कहाँ पर अंकित की गई थी? तो ये सिक्किम में। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर कौन सा था? तो ये कोलकाता था। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 भीमकाय नगरों में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई थे। जबकि देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर जब हम देखेंगे तो 4 शहरी संकुल का क्रम सबसे पहले स्थान पर मुंबई, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर कोलकाता और चौथे पर चेन्नई है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? तो 23 थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? तो 35 थी। और देखिए, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक होती है तो इसको बृहद नगर या मेगा सिटी कहते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी यूपी में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? तो ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज की थी। भारत के उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में किस राज्य में मलिन बस्तियों के सर्वाधिक नगर पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु में। और किस विद्वान के अनुसार भारतीय गांवों की आकार की कार्यात्मक और सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है? तो ए.बी. मुखर्जी के अनुसार। दोस्तों आप जान लीजिए, ए.बी. मुखर्जी के अनुसार भारतीय गांवों की आकार की कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है। ए.बी. मुखर्जी ने सामान्य रूप से ग्रामीण आकारिकी में ग्राम की सामाजिक स्थानिक संरचना, जाति संरचना, जाति के अनुसार भूस्वामित्व और खेत प्रतिरूप और ग्राम आकार के प्रतिरूप का विश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत के हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में सबसे अधिक विकसित कौन है? तो केरल है। आप जान लीजिए कि मानव विकास सूचकांक में भारत में सबसे विकसित राज्य केरल है।
और मानव विकास सूचकांक का उपयोग देशों में मानव विकास के आधार पर मापने के लिए किया जाता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। और ये मानव विकास सूचकांक आप जान लीजिए यूएनओ द्वारा जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये वैश्विक स्तर के आंकड़े, लेकिन भारत में राज्यों का भी मानव विकास सूचकांक जो है आकलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पी सेन गुप्ता के अनुसार संभावित जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत आता है तो कौन सा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन और मालवा पठार। दोस्तों पी सेन गुप्ता के अनुसार कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन और मालवा पठार संभावित जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आता है। और दोस्तों पी सेन गुप्ता ने जनांकिकी संरचना, संसाधन सामर्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर भारत को 19 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया और इन्हें पुनः गत्यात्मक, प्रत्याशित और संभावित तथा समस्यात्मक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों इसके साथ ही आपको जनसंख्या और जनगणना तथा नगरीकरण के जो करेंट डेटा है उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल में 2011 की जनगणना के आधार पर जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमें तैयार करने हैं, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना प्रभाव के कारण या कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई थी। 2011 की ही जनगणना के आंकड़े अभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।